Good morning. We were studying about the linear momentum. We studied about the dimension formula and the formula for that. Linear momentum is the product of mass and velocity. Mass और velocity की क्या linear momentum product है. Okay, now we discuss something about that. Some points related to it. For a given mass, you can see here कि if mass is fixed, then velocity मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. मतलब यदि हम m को फिक्स कर दे किसी गिवन बॉडी के लिए, हम कैसा रहेगा सेम. लेट अस टॉकिंग अबाउट ए कार. तो कार की मास क्या रहेगा सेम, एंड एज वेलोसिटी इंक्रीजेस मोमेंटम इंक्रीजेस. मतलब इन दिस केस मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ p वर्सेस v, यदि हम p वर्सेस v ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा ग्राफ में, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस मोमेंटम इंक्रीजेस. तो जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, बट कीपिंग m कांस्टेंट. तो दिस इज द केस कि हम m को क्या रखें, यदि कांस्टेंट रखें तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा. ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंसीडर करो 2 चिल्ड्रंस है a एंड b, या 2 कार है, कुछ भी कर लो. एक v1 वेलोसिटी से रन कर रही है, एक v2 से, और बोथ हैविंग द सेम मास. इन दोनों का जो मास है वो कैसा है, सेम है, और दोनों की वेलोसिटी डिफर है. तो क्या होगा, मोमेंटम का रेशियो निकालना चाहें, p1 बाय p2 इज इक्वल टू m1 v1 बाय m2 v2. दोनों का मास कैसा है, सेम, कैंसिल कर दो. p1 बाय p2 कितना हो गया, v1 बाय v2 के इक्वल हो गया. ये हम कह रहे हैं यहाँ पर कुछ भी इनमें एक कंसिडर कर लेते हैं रिलेशन कि v1 इज ग्रेटर देन v2. अब v1 ग्रेटर है तो ये वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 1. मतलब p1 बाय p2 इज ग्रेटर देन 1. मतलब p1 इज ग्रेटर देन p2. मीन्स फॉर हैविंग सेम मास विच द वन विच पोजेस मोर वेलोसिटी हैविंग मोर मोमेंटम. यदि मास सेम है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी मोमेंटम भी क्या होगी, ज्यादा होगी. नेक्स्ट केस, इफ वी कंसिडर वेलोसिटी कांस्टेंट. यदि हम क्या कर लें, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें. यदि हमने यहाँ पर v को कांस्टेंट कर दिया तो मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मास के. मींस इफ वी प्लॉट ए ग्राफ p वर्सेस m, p और m के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो एज m इंक्रीजेस p ऑल्सो इंक्रीजेस कीपिंग v कांस्टेंट. तो ये v को कांस्टेंट रख के p और m के बीच का क्या हो गया, ग्राफ हो गया. इन द सेम वे आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो. वही 2 बॉडी थी a b, मास अलग अलग है. एक का मास m1 है और एक का मास m2 है. ओके, और दोनों की वेलोसिटी सेम है. तो इनकी यदि हम मोमेंटम निकालें तो मोमेंटम का रेशियो m1v और m2v, v से v कैंसिल, p1 बाय p2 कितने के इक्वल हो जाएगा, m1 बाय m2 के इक्वल हो जाएगा. मींस हैविंग मोर मास हैविंग मोर मोमेंटम. मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख सकते हैं आप. जिसका मास ज्यादा होगा उसकी मोमेंटम भी ज्यादा होगी. ओके, थर्ड केस यदि हम कंसिडर कर लें, हमारा मोमेंटम ही कांस्टेंट है. तो p बराबर क्या था, mv. p हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट, तो mv कांस्टेंट हो गया. तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के. v क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के. मतलब एज मास इंक्रीजेस वेलोसिटी डिक्रीजेस. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता, एक्सपोनेंशियली मतलब डिक्रीज होगा इस तरह से कि ये आपका मास है, ये v है. आप कभी भी ग्राफ प्लॉट कर से देख सकते हैं कोई वैल्यूज मांग के कि स्ट्रेट लाइन आता है जब डायरेक्टली हो, और इनवर्सली हो तो हमेशा इस टाइप के ग्राफ प्लॉट होंगे आपके. यहाँ पे हमने क्या कांस्टेंट रखा है, p को कांस्टेंट रखा है. तो p इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. तो इस तरह का ग्राफ क्या होगा हमारा इस केस में प्लॉट होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन अबाउट द लीनियर मोमेंटम. ओके, our next topic is we study about the Newton's first law of motion. Now second one is Newton's second law of motion. आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं. क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट, सिंपली हमें भी दिख रहा है यहाँ पर, जैसे हमने जो मोमेंटम पढ़ा है उसे रिलेट करते हैं एक तरह से. यदि हम किसी एक्सटर्नल बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. ऑब्वियसली बॉडी का मास कैसा रहेगा, सेम. और यदि वेलोसिटी इंक्रीज रही तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगी. मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे उससे मोमेंटम क्या होगी, इंक्रीज होगी. बट फोर्स और मोमेंटम दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है फिजिकल, तो इक्वल नहीं लिख सकते. जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगी वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, मतलब वेलोसिटी में चेंज करेगी. लेट अस सपोज ऑलरेडी v से चल रही थी,
u से चल रही थी और अब v हो गई, तो इस फोर्स के कारण क्या हो गई, वेलोसिटी u से v हो गई। मतलब फोर्स ने कितना चेंज किया वेलोसिटी में, v माइनस u। मतलब जो ये u वेलोसिटी थी इसका f फोर्स से कोई लिंक नहीं था। जब हमने फोर्स लगाई तो वेलोसिटी v हो गई, मतलब इस फोर्स के कारण कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, v माइनस u। तो जो ये फोर्स चेंज होगी, मोमेंटम भी चेंज हो गई। अब कितनी मोमेंटम में चेंज हो गया, mv माइनस mu। मतलब पहले कितना मोमेंटम था, mu, फोर्स लगाने के बाद कितना हो गया, mv। लेट अस सपोज t टाइम में हुआ ये चेंज। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। mv माइनस mu किसको इंडिकेट करेगा, चेंज इन मोमेंटम को, और अपॉन टाइम टेकन, मतलब जितने टाइम में ये प्रोसेस हुआ है हमारा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, कांस्टेंट इंसर्ट करो, k dp बाई dt। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के साइन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि हमारा जैसे v कांस्टेंट हो जाए तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। आप p को इज इक्वल टू m नहीं लिख सकते, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज दो इक्वल होने के लिए उनकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये मोमेंटम है, ये मास है, तो इन्हें इक्वल नहीं लिख सकते। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाने का मतलब है ये इस पर डिपेंड कर रही है पर इक्वल नहीं है। तो इन द सेम वे हम यहाँ ये कर रहे हैं, F इज इक्वल टू k dp dt। मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट आप इंसर्ट कर सकते हो, कांस्टेंट्स की यूनिट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ कांस्टेंट की यूनिट भी नहीं है और वैल्यू भी 1 ही है, मतलब k का 1 पुट करते ही F इज इक्वल टू क्या आ गया, dp बाई dt। अब dp बाई dt किसको इंडिकेट कर रही है, हमें पहले बढ़ चुके, चेंज को। ओके, लेट अस सपोज इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फोर्स लगाने के बाद v हो गई, तो इनिशियल मोमेंटम कितनी थी, 0, फाइनल कितनी हो गई, mv। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, mv माइनस 0, है ना, यही हुआ। तो अब नई मोमेंटम mv लिख दो, चाहे d बाई dt, और यहाँ क्या हो गया आपका mv। मास तो कांस्टेंट है जो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता। डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि वो क्वांटिटी बाहर आ जाएगी जो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी, यदि मल्टीप्लाई में है तो मास कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, m बाहर आ गया, अंदर आ गया dv बाई dt। क्या है ये, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ma। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स की नई फॉर्मूला जनरेट हो गया कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन।